नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग अभी आधुनिक सिद्धांतकारों को पढ़ चुके हैं। आधुनिक सिद्धांतकार में हमने देखा था कि जो हमारे एडवर्ड सईद हैं, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। पीरे बोर्डू पर हमने आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मिशेल फूको पढ़ा दिया है, और ये जो जितने भी हमारे उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार हैं और उत्तर संरचनावादी सिद्धांतकार हैं, इन सब पर हमने आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया है। लेक्चर आपके पास है, पीडीएफ आपके पास है, और इन थिंकर से आए हुए अभी तक के सारे क्वेश्चन यानी पीवाईक्यूज भी आपके पास उपलब्ध है। तो हमारा 1.4 जो यूनिट है ये आपका पूरा हो चुका है। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे आपका जो हर्म्यूनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन वाले जो सिद्धांतकार हैं, जो थ्योरिस्ट हैं या जो थिंकर्स हैं हमारे, आज हम इन पर बात स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है जीएच मीड का। ठीक है, तो हम बात करेंगे जीएच मीड की। तो जीएच मीड के अब ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि अब हमारा आप देखें तो दिसंबर जो 2023 का जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इसकी भी डेट आ चुकी है। अब बहुत जल्द फॉर्म आ जाएंगे, तो वहाँ से फॉर्म भर के अब हमें अपनी क्या करना है, तैयारी में रफ्तार देना है। ठीक, तो चलिए हम पढ़ते हैं जीएच मीड को। ठीक, जीएच मीड जो है ये अमेरिकन दर्शन शास्त्री थे। जीएच मीड क्या है, ये अमेरिकन दर्शन शास्त्री हैं, और ये शिकागो विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। तो जीएच मीड का शिकागो विश्वविद्यालय से संबंध था। जीएच मीड जो है, इनका समाजशास्त्र में सबसे बड़ा जो योगदान है वो आई और मी की जो थ्योरी है, आई और मी का जो इनका सिद्धांत है, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। जीएच मीड का अगर हम देखें, जॉर्ज हर्वर्ड मीड का जो आपकी इनका जन्म हुआ था वो 1863 में हुई, और इनकी मृत्यु 1931 में हुई। ठीक है, जीएच मीड की मृत्यु 1931 और इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। इसके साथ जीएच मीड के हम सबसे पहले इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, और यहाँ पर तो हमने कई बहुत बुक्स के बारे में आपको बताया है, लेकिन आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है यही याद रखना है, जिसका नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जीएच मीड की पुस्तक 1937 में पब्लिश हुई, और अभी तक का ट्रेंड है जितने भी क्वेश्चन बने हैं इसी पुस्तक से हमारे सोशियोलॉजी में बने हुए हैं। फिर भी हम एक नज़र और भी इनकी अन्य किताबों पर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली जो किताब है इनकी, द डेफिनेशन ऑफ द साइकिकल, ये है 1903 की पुस्तक है। जो दूसरी है ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तीसरी जो पुस्तक है, द फिलॉसफी ऑफ द एक्ट, द फिलॉसफी ऑफ द एक्ट। जबकि जो चौथी पुस्तक है, द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट, ये है आपकी 1959 में। अगली इनकी पुस्तक है द सोशल सेल्फ, 1913 की है। नेक्स्ट पुस्तक है द नेचर ऑफ द पास्ट, कैरल लेक्चर एंड द फिलॉसफी ऑफ द प्रेस। तो ये सारी पुस्तकें आप याद रख सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पुस्तक मैं बता रहा हूँ, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, आपको ये याद ही रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले किसी भी सिद्धांतकार को पढ़ने के लिए आवश्यक है कि सिद्धांतकार अपनी थ्योरी में जिन टर्म को प्रयोग कर रहा है, जिन शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा है, हमको वो समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो जीएच मीड की थ्योरी में जीएच मीड कहते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सक्रिय मन वाला प्राणी है, यानी यह एक विवेकशील प्राणी है। ये कैसा है, सक्रिय मन वाला प्राणी कहा गया है। मतलब जीएच मीड कहते हैं कि जो समाज है वो व्यक्ति का उत्पाद है। समाज ने व्यक्ति को नहीं बनाया, बल्कि व्यक्ति ने समाज को बनाया। तो सोशियोलॉजी में हमने कई बार बताया है, समाजशास्त्र में दो सिद्धांतकारों का चलन है। एक सिद्धांतकार ऐसे हैं जो समाज पर बहुत ज्यादा बल देते हैं, और एक सिद्धांतकारों का पक्ष ऐसा है जो व्यक्ति पर बहुत ज्यादा बल देते हैं। तो अभी हम लोग हर्म्यूनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के जो सिद्धांतकार हैं उन पर बात कर रहे हैं। तो ये सारे सिद्धांतकार आप देखोगे कहीं ना कहीं व्यक्ति की बहुत ज्यादा भूमिका की बात करेंगे, कि व्यक्ति ने ही समाज को बनाया है, व्यक्ति की क्रियाएं समाज को बनाते हैं। तो जीएच मीड भी समाज पर बल ना देकर व्यक्ति पर बल देते हैं। जीएच मीड कहते हैं कि जो समाज है यह समाज संस्थागत व्यवहार है, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर है। ठीक है,
जीएच मीड की शब्दावली में सामाजिकरण का मतलब है, सोशलाइजेशन का मतलब है कि व्यक्ति के द्वारा समाज के नियमों को सीखना ही सामाजिकरण है। जब व्यक्ति समाज के नियमों और मूल्यों को सीखता है तो वह सामाजिकरण होता है। व्यक्ति के विकास के, यानी व्यक्ति का जो विकास होता है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, जीएच मीड की शब्दावली में यही सामाजिकरण है। स्व यानी सेल्फ के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, व्यक्ति के स्व के निर्माण की प्रक्रिया को ही जीएच मीड ने सामाजिकरण माना है। और पहचान के निर्माण की प्रक्रिया है, यानी आइडेंटिटी का जो डेवलपमेंट होता है, उसको जीएच मीड ने क्या माना है कि ये आपकी सोशलॉजी की एक सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है। पहचान निर्माण की प्रक्रिया को जीएच मीड ने सामाजिकरण की एक प्रक्रिया माना है। ठीक है, तो सामाजिकरण क्या है? जब व्यक्ति समाज के मूल्यों नियमों को सीखता है, व्यक्ति के स्व का विकास होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, पहचान निर्माण का जो बोध है, वही जीएच मीड के शब्दावली में सामाजिकरण है। अभी बहुत टेंशन नहीं लेना है, केवल अभी तो मैं इनकी शब्दावली को बता रहा हूँ, थ्योरी पर जाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। जीएच मीड के विचारों में अगर हम आई की बात करें कि आई क्या है, तो जीएच मीड कहते हैं कि जो आई है यह सावयव का विशुद्ध रूप है, यानी प्योर फॉर्म है। ठीक है, जो आवेगों से युक्त होता है यह और समाज से असंबंधित होता है। एक नवजात शिशु का आई होता है, किसी भी गम या खुशी का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई के लिए समाज की वस्तुएं अर्थहीन है। अर्थात जीएच मीड की थ्योरी में आप देखोगे तो जीएच मीड सेल्फ कहते हैं, और सेल्फ जो हमारे भारतीय दर्शन में या भारतीय जो चिंतन परंपरा है, अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने सेल्फ को स्व माना है, और स्व का मतलब होता है आत्मा। तो जीएच मीड ने भी स्व को आत्मा से ही जोड़ने का प्रयास किया और कहा है कि जो स्व है, इस स्व के दो पक्ष होते हैं, एक आई होता है और एक मी होता है। कहते हैं जो आई है, यह आई यानी जो मैं है, यह एक ऐसा सेल्फ का एक ऐसा पक्ष है जो समाज के नियमों मूल्यों से बिल्कुल परे है, बिल्कुल अनभिज्ञ है, यह समाज के बारे में नहीं जानता, यह तो विशुद्ध फॉर्म है। लेकिन धीरे धीरे जब यही आई समाज के नियमों, मूल्यों, प्रतिमानों, रीति रिवाजों, परंपरा इत्यादि को सीख लेता है, तो यही आई मी में परिवर्तित हो जाता है। और आई से मी में बनने की जो प्रक्रिया है, आई से मी में जाने की जो प्रोसेस है, यही आपकी सोशलाइजेशन है, यही आपका सामाजिकरण है। यानी आई एक ऐसा पक्ष है, शिशु का एक ऐसा पार्ट है जो समाज के किसी भी, जो समाज को बिल्कुल एकदम, उसके लिए समाज कैसा है, अर्थविहीन वस्तु है, वह समाज का कोई अर्थ नहीं लेता है। मान के चलो कि एक नवजात शिशु है और वो किसी के अगर जन्मदिन में जाएगा, शादी विवाह में जाएगा, तो वो रोने लगेगा, उसे मतलब नहीं है कि यहाँ का माहौल खुशी का माहौल है। और अगर कोई गमी हो गई, कोई दुख हो गया और वहां पर कोई छोटा शिशु है, तो उसे मतलब ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि यहाँ पर हमें कैसा बिहेवियर करना है। हो सकता है वो खेलने लगे, गाने लगे। तो एक जो नवजात शिशु का जो आई है वो कैसा है, असामाजिकृत पक्ष है, और व्यक्ति का जो असामाजिकृत पक्ष है, स्व का जो असामाजिकृत पक्ष है, वही जीएच मीड की शब्दावली में आई है। तो हमें लगता है आपको आई समझ में आ गया होगा। लेकिन जब आई का समाज के मूल्यों, प्रथाओं, रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, ये सबको वो जब आई सीख लेता है, इनको आत्मसात कर लेता है, तो वही उसका मी बन जाता है। ठीक, सेल्फ इंटरेक्शन की भी बात जीएच मीड करते हैं, अभी आगे हम इसको सबको बताने वाले। तो स्व क्या है, देखो फिर स्व आ गया, मैंने लिखा है, हम आपको ऊपर बता चुके हैं। स्व क्या है, भारतीय दर्शन में जो आत्मा है मीड की शब्दावली में, वही स्व है। ठीक, इसको और भी पढ़ लेना आप। मीड आगे मी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं जब स्व समाज के मूल और मानकों को सीख लेता है, तो यह स्व यानी आई जब समाज के मूल, मानक, आदर्श, परिस्थिति और भूमिकाओं को सीख लेता है, तो यही मी बन जाता है। यानी मी एक सेल्फ के, एक व्यक्ति का ऐसा पक्ष है जो सामाजिकृत हो चुका है। जीएच मीड के शब्दों में आई समाज का असंगठित प्रत्युत्तर है, यानी इसने समाज से कुछ नहीं सीखा है, ये प्रश्न आया हुआ है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स है। क्या उसको जीएच मीड ने अपनी शब्दावली में आई कहा है कि आई मनोभावों तथा अभिवृत्ति से प्रेरित होता है। यह समाज का नहीं। अगर मान के चलो कि शिशु है, शिशु को भूख लगी, तो उसे मतलब नहीं कि लोग बैठे हैं, समाज के लोग बैठे, वो रोने लगेगा।
ठीक है, उसे नहीं मतलब कि कौन सा पवित्र स्थान है, उससे वो कोई भी क्रिया कर सकता है। तो एक वो क्या है कि मनोभाव और अभिवृद्धियों से भरा हुआ है, वह किसी भी प्रकार के सामाजिक जो आपके मूल्य हैं, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो प्रथा है, वो इनको नहीं जानता। यदि जब आई इन सब चीजों को सीख जाता है तो वही मी हो जाता है। अभी हम आपको और भी इसकी चीजें बताएंगे, तो आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें, और अभी तो केवल इनकी टर्मोलॉजी को समझ लीजिए कि जीएच मीड ने अपनी थ्योरी में किन किन शब्दावलियों का प्रयोग किया है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि जीएच मीड सामाजिकरण की बात करते हैं, जीएच मीड आई की बात करते हैं, कहते हैं आई सावयव का एक ऐसा पक्ष है जो असामाजिकृत है, जो असंगठित प्रत्युत्तर है, जबकि मी व्यक्ति के या सेल्फ का ऐसा पक्ष है जो सामाजिकृत है, जो समाज के मूल, प्रतिमान, परंपरा और भूमिका परिस्थितियों के बारे में जान चुका है। इसके बाद जीएच मीड बात करते हैं कल्पना में पूर्व अभ्यास, रिहर्सल इन इमेजिनाइजेशन। जीएच मीड कहते हैं कि जब व्यक्ति समाज के संपर्क में जब समाज के संपर्क में आता है तो कल्पना में अन्य व्यक्तियों को रखकर उनके साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, और यह सीख जाता है कि समाज उससे किस तरह की अपेक्षा कर रहा है, अपनी भूमिकाओं को सीख जाता है। इसे ही रिहर्सल इन इमेजिनाइजेशन कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करो। कल्पना में पूर्व अभ्यास का मतलब है, जैसे हम आपसे कहें कि आपको कल यूनिवर्सिटी में जाना है, पढ़ाने जाना है, तो आप क्या करोगे, पहले कल्पना में पूर्व अभ्यास कर लोगे कि वहां पर स्टूडेंट बैठे होंगे, मुझे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या हमारा रिदम होगा, किस तरीके से हम क्या बताएंगे, ये सब चीजें आप पहले से कल्पना में सेल्फ इंटरेक्शन यानी खुद से ही आप क्या कर लेते हो, अंतः क्रिया कर लेते हो, किसी और की भूमिका को ग्रहण कर लेते हो, तब जाके क्रिया करते हो। तो वो कहते हैं कि जो शिशु होता है, जो नवजात शिशु होता है, वो भी अपनी कल्पना में पूर्वाभ्यास के द्वारा, सेल्फ इंटरेक्शन के द्वारा समाज में क्या करता है, सामाजिकरण करता है। अभी हम इनके खेल की अवस्था वो सब देखेंगे तो वहां पर और चीजें क्लियर हो जाए। तो यानी जीएच मीड अपनी जो थ्योरी है उसमें एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, कल्पना में पूर्व अभ्यास। ठीक, पहचान, आइडेंटिटी, तदात्म, ये आपके यूनिट 3 में भी दिया गया है, तो इसको अच्छे से। तदात्म का मतलब है कि स्वयं के बारे में समाज के नजरिए को जान लेना ही आइडेंटिटी कहलाता है। यानी जब समाज आपके बारे में क्या जानता है, आपकी समाज किस हिसाब से रिकॉग्नाइजेशन करता है, आपको क्या पहचानता है, और अगर आप ये जान लेते हो तो यही आपकी पहचान। मान के चलो कि समाज ने मुझे ऐसा है कि समाज के सामने मैं टीचर हूं, तो मैं टीचर की तरह से भूमिका निभाने लगा हूं। अगर समाज आपसे कह देता है कि आप पिताजी हैं, तो आप पिता के रूप में भूमिका निभाने लगते हैं, भाई के रूप में भूमिका निभाने लगते हो, कभी बेटे के रूप में भूमिका निभाने लगते हो। यानी आप अपनी पहचान कब जोड़ पाते हो, जब आप समझ जाते हो स्वयं के बारे में समाज का क्या दृष्टिकोण है, समाज आपके लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण है, और आप ये जान जाते हो तो आप अपनी पहचान स्थापित कर लेते हो। ये जीएच मीड की शब्दावली का एक प्रमुख भाग। जीएच मीड ने प्रतीकों का भी प्रयोग किया है, यानी ये सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म की बात करते हैं। तो जीएच मीड कहते हैं जो सिंबल है, जो प्रतीक है, किसी वस्तु या घटना को प्रतिबिंबित करने वाले संकेत, चिन्ह, वस्तु जिसके बारे में आपसी सहमति होती है, वो प्रतीक कहलाते हैं। दोस्तों ये यूनिट नंबर 10 की बात हो रही है। ठीक है, यूनिट 10 की बात हो रही है। तो यूनिट 10 में प्रतीकों के बारे में, पूरी यूनिट ही प्रतीक के बारे में। तो जीएच मीड सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म की बात करते हैं, उसमें इन्होंने प्रतीक की बात की है। जीएच मीड कहते हैं कि अगर इस समाज से प्रतीकों को हटा लिया जाए, इस समाज से सारे प्रतीकों को विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो व्यक्ति केवल एक पत्थर की मूर्त हो जाएगा और इसके अलावा व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहेगा। तो जीएच मीड ने कहा है कि प्रतीक किसी भी घटना, किसी भी वस्तु का या क्या है, प्रतिबिंब करते हैं, किसी भी वस्तु या घटना के बारे में बताते हैं, और उस प्रतीक और चिन्ह पर पूरे समूह की सहमति होती है। और इन्होंने कहा है कि भाषा भी एक प्रकार की प्रतीक है, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज, झंडा भी एक प्रकार का प्रतीक। जीएच मीड अपनी शब्दावली में
परिपाटिक संकेत की बात करते हैं, कन्वेंशनल गेस्चर की बात करते हैं। कन्वेंशनल गेस्चर का मतलब होता है कि जब मनुष्य उन संकेतों का प्रयोग करता है जिससे उसको सहायता मिलती है और समझने में आसानी होती है, तो हम इसको परिपाटिक संकेत कहते हैं। अर्थात हम अगर आपसे बात करें और हम आपसे अरबी में बात करने लगे, फ्रेंच में बात करने लगे, जर्मनी में बात करने लगे, तो हमारी अंतःक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं उन संकेतों को आप डिकोड नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें किन संकेतों का प्रयोग करना चाहिए? अधिकतर लोग अपनी अंतःक्रिया में परिपाटिक संकेतों का प्रयोग करते हैं, कन्वेंशनल गेस्चर का प्रयोग करते हैं। और ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन की जब अपनी क्रिया प्रस्तुत करते हैं जीएच मीड, तो उसमें उन्होंने एक कन्वेंशनल गेस्चर की एक थ्योरी दी है, तो उसमें ये उनका शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कन्वेंशनल गेस्चर किसने क्वाइन किया या किसकी थ्योरी से संबंधित शब्द है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। जीएच मीड जनरलाइज्ड अदर की बात करते हैं, सामान्यीकृत अन्य की भी बात करते हैं। तो सामान्यीकृत अन्य क्या होता है? जीएच मीड के शब्दों में है कि सामान्यीकृत अन्य का मतलब है कि जिस समूह के हम सदस्य नहीं होते हैं, जिस समूह का व्यक्ति सदस्य नहीं होता है लेकिन वह उससे सीखता जरूर है, तो वह उसके लिए जनरलाइज्ड अदर है। यानी हमारे परिवार से बाहर जो कोई है वो हमारे लिए सामान्यीकृत अन्य है। यानी आपका मित्र मंडली समूह भी आपके लिए सामान्यीकृत अन्य है। सामान्यीकृत अन्य से भी आप अपना सामाजिकरण जब करते हो तो बहुत कुछ सीखते हो। एक तो जनरलाइज्ड अदर की बात जीएच मीड ने की है, दूसरी जीएच मीड ने सिग्निफाइड अदर की भी बात की है। सिग्निफाइड अदर का मतलब होता है विशिष्टीकृत अन्य। विशिष्टीकृत अन्य का मतलब है कि जिस समूह के आप सदस्य हो, जिस समूह का व्यक्ति सदस्य होता है, तो उस समूह के जितने सदस्य हैं वह उस व्यक्ति के लिए विशिष्टीकृत अन्य है। जैसे हमारे परिवार में हमारी भाई, हमारी बहनें, माता पिता, ये सब हमारे लिए क्या है? विशिष्टीकृत अन्य है। तो सामाजिकरण में हम इनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। और जनरलाइज्ड अदर, मोहल्ले पड़ोस का कोई व्यक्ति आ गया, हमारे टीचर आ गए, हमारे दोस्त आ गए, तो विशिष्टीकृत अन्य के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जीएच मीड ने अपनी शब्दावली में सामान्यीकृत अन्य और विशिष्टीकृत अन्य का भी प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं संवहनात्मक संपर्क की, ठीक है, कम्युनिकेटिव कंडक्ट। जीएच मीड कहते हैं जब स्व और सामान्यीकृत अन्य का मतलब क्या है? जो आपका प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप यहाँ फूले वाला नहीं, यानी आपके परिवार के बाहर के जब व्यक्ति से आपका संपर्क होता है, तो इस संपर्क को जीएच मीड ने अपनी शब्दावली में संवहनात्मक संपर्क कहा है, कम्युनिकेटिव कंडक्ट कहा है। जब स्व का सामान्यीकृत अन्य से संपर्क होता है तो उसे संवहनात्मक संपर्क कहा जाता है। स्व सामान्यीकृत अन्य से बहुत कुछ सीखता है, और इस प्रक्रिया को हम संवहनात्मक संपर्क के माध्यम से भी क्या होता है? सोशलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती। रोल टेकिंग टर्मिनोलॉजी का प्रयोग है, ये जीएच मीड का है। भूमिका ग्रहण, आप कल्पना में भूमिका ग्रहण के माध्यम से क्या करते हो? सामाजिकरण करने का प्रयास करते हो, रिहर्सल इन इमेजिनाइजेशन के द्वारा। तो हम ये पहले ही बता चुके हैं, रोल टेकिंग शब्दावली भी जीएच मीड की शब्दावली है, ठीक। ये तो एक्शन का मतलब ही होता है, आपको पता है कि अर्थपूर्ण व्यवहार ही आपकी क्रिया कहलाती है। अंतःक्रिया, किसी अन्य व्यक्ति से क्रिया का अर्थ, जो मैंने कुछ कहा और आपने उसका अर्थ लगाकर हमें प्रत्युत्तर दे दिया, तो वही क्या हुआ? रिस्पॉन्स दे दिया, तो वो एक अंतःक्रिया पूरी हो गई। अगर हम यही अंतःक्रिया प्रतीकों के आधार पर कर रहे हैं, संकेतों के आधार पर करते हैं, तो यही हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया बन जाती है। और जब हम इसको एक सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं तो यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हो जाता है। इसको पढ़ लेना, मैंने ऐसे बता दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। यहाँ पर हमने देखा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांतकारों के विचार लिखे हैं, और यहाँ पर संरचनात्मक प्रकारवादियों के विचार लिखे। जो संरचनात्मक प्रकारवादी हैं ये चेतना से बाहर समाज को एक वस्तुपरक यथार्थ मानते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो प्रकारवादी हैं या संरचनात्मक जो प्रकारवादी सिद्धांतवेत्ता हैं, इन्होंने समाज पर ज्यादा बल दिया है और कहा है समाज व्यक्ति की चेतना से बाहर है, समाज एक सामाजिक तत्व है, समाज का स्वतंत्र अस्तित्व है,
स्व के विकास में, व्यक्ति के विकास में, सामाजिकरण की प्रक्रिया में समाज की अहम भूमिका होती है। ये संरचनात्मक प्रकारवादियों का मानना है। जबकि जो सिंबॉलिक, हर्मेन्यूटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव सिद्धांतकार हैं, वो कहते हैं कि समाज या संरचना में व्यक्ति की चेतना अहम पूर्ण है, व्यक्ति की चेतना का भी महत्व है। स्व के विकास में व्यक्ति की चेतना महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व के विकास में भी व्यक्ति की चेतना महत्व रखती है, और चेतना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है व्यक्ति के सामाजिकरण में। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जीएच मीड का सिद्धांत है, आई और मी यानी सेल्फ, यहाँ पर आत्म का मतलब है सेल्फ, और सेल्फ का मैंने पक्ष बताया था, आई भी है और मी भी है। तो वो कहते हैं कि ये सेल्फ यानी आई से आपके तदात्म का जो सिद्धांत है उसमें वो बात करते हैं कि आई से व्यक्ति तदात्म में कैसे पहुंचता है, अपनी पहचान समाज में कैसे स्थापित करता है। तो स्व क्या है, स्व और तदात्म के बारे में मीड के विचार। तो स्व यानी सेल्फ के बारे में मीड ने क्या कहा है आई के बारे में, कि यह एक ऐसा पक्ष है जो असामाजिकृत है, यानी इसका अभी सामाजिकरण नहीं हुआ है, जिसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ है। यह तो मौलिक, हम कहें कि संवेगों से युक्त एक प्योर क्या है, एक सावयव है। जबकि पहचान क्या है, समाज का अपने बारे में नजरिए को जान लेना व्यक्ति की पहचान कहलाता है। स्वयं के बारे में समाज का क्या नजरिया है, जब आप ये जान लेते हो तो वो आपकी पहचान कहलाती है। जीएच मीड की अगर हम थ्योरी देखें, इसमें सेल्फ और आइडेंटिटी की थ्योरी की मान्यताएं क्या है। कहते हैं मनुष्य कमजोर शरीर वाला प्राणी, मनुष्य क्या है, कमजोर शरीर वाला प्राणी, और मनुष्य में सहयोग और अंतःक्रिया की यह प्रक्रिया उसके मन, सारी आवश्यकताएं मनुष्य अकेले पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी आवश्यकता करने के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कहते हैं जो सेल्फ है, व्यक्ति का स्व है, यह स्व आइडेंटिटी में कैसे परिवर्तित होता है, इसके कुछ चरण बताए हैं उन्होंने। ठीक है, अभी मैं 3 स्टेज नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये सेल्फ से आइडेंटिटी स्थापित करने की प्रक्रिया को जीएच मीड 2 भाग में बांटते हैं। विकास की प्रक्रिया सेल्फ से आइडेंटिटी यानी आई से मी में। कहते हैं सबसे पहले बच्चा अपनी माँ के संपर्क में आता है, और माँ के जब संपर्क में आता है तो वो कल्पना में पूर्वाभ्यास के दौरान माँ की उपेक्षाओं को जान लेता है, और तत्पश्चात माँ की उपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने लगता है कि माँ को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, हम कैसा करेंगे तो माँ हमें कैसे। तो जैसे ही बच्चा अपना विशिष्टीकृत अन्न यानी माँ के संपर्क में आ रहा है तो वो उसका क्या, सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अब आई मी में धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। कहते हैं जब बच्चा तत्पश्चात माँ के बाद जैसे ही बच्चा सामान्यकृत अन्न के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, तो यहाँ पर भी बच्चा कल्पना में पूर्वाभ्यास के द्वारा स्वयं के बारे में समाज की उपेक्षाओं को जान लेता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा या इसी अनुसार जब जो व्यक्ति है सेल्फ जो उसका है, यही आई से धीरे धीरे मी में परिवर्तित होने लगता है। यानी रिहर्सल इन इमेजिनाइजेशन एंड रोल टेकिंग के द्वारा क्या होता है, आई चेंज हो जाता है, सेल्फ चेंज हो जाता है, किसमें, मी में। यानी आई से मी में बनने की प्रक्रिया में क्या है कि बच्चा सबसे पहले माँ के संपर्क में आता है, यानी विशिष्टीकृत अन्न के संपर्क में आता है, तत्पश्चात वो सामान्यकृत अन्न के संपर्क में आता है, और उसका आई मी में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। किसके दौरान, रिहर्सल इन इमेजिनाइजेशन के दौरान और रोल टेकिंग के दौरान। अब हम इसके आगे और पढ़ते हैं, उसके स्व और पहचान के विकास की प्रक्रिया कैसे होती है, किन 3 अवस्थाओं से गुजरता है, तब व्यक्ति का स्व और पहचान की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है। इसके लिए जीएच मीड ने 3 सिद्धांत दिए। कहा है सबसे पहले जब बच्चा अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, स्टार्टिंग के 2 साल, तो उसकी जो पहली वाली अवस्था है, 3 अवस्थाएं बताई। पहली वाली अवस्था इमिटेशन की अवस्था है, अनुकरण की अवस्था है। यहाँ बच्चा बिना कुछ सोचे समझे अपने से बड़ों का क्या करता है, अनुकरण। अगर माँ जा रही है तो बच्चा पीछे पीछे जा रहा है, माँ बैठ गई है तो बच्चे बैठ गए, दादा दादी चाचा भाई, वो केवल एक नकल करता है, और इस नकल के दौरान भी आप देखो तो उसका सामाजिकरण हो रहा है। तो जीएच मीड कहते हैं कि जो पहली अवस्था है बच्चे की, वो अनुकरण की अवस्था है। कहते हैं धीरे धीरे जब आप देखोगे बच्चे में, अब बच्चा नाटक की अवस्था में आता है, और वो अपने मित्रों के साथ चोर पुलिस खेलने लगता है, होटल खेलने लगता है, टीचर खेलने लगता है, और यहाँ पर वो क्या है, ये भूमिकाओं को सीखने लगता है, उसे आत्मबोध होने लगता है कि वह कौन है, मैं नहीं तो कौन। अब वो जानने लगता है कि मैं नहीं तो कौन, अपना बोध होने लगता है, अपनी पहचान, क्योंकि वह इमिटेशन की अवस्था से धीरे धीरे अब
प्ले की अवस्था में आ गया। और इस अवस्था में आपने अपने घर में भी देखा होगा, परिवार में छोटे छोटे बच्चा कभी कभी रसोई खेल रहे हैं, कभी चोर पुलिस खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं। ये एक अवस्था होती है सामाजिकरण की। इन अवस्थाओं में वो क्या करते हैं, समाज की भूमिकाओं का पालन करना सीखते हैं। कहते हैं इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है खेल की अवस्था, गेम स्टेज कहते हैं। सबसे पहले इमिटेशन स्टेज है, उसके बाद प्ले स्टेज है, और प्ले स्टेज के बाद है गेम स्टेज। और इस गेम स्टेज में बच्चा क्या होता है, विशिष्टीकृत अन्न से बाहर आकर सामान्यकृत अन्न के संपर्क में आता है और समाज की जो परिस्थितियां हैं और जो भूमिका है उनको अच्छे से समझ लेता है। और यही उसकी क्या है, चक्रीय अवस्था का, यही उसकी सक्रिय अवस्था है, जिसमें वो क्या करता है, उसका आई धीरे धीरे आप देखोगे सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है, इमिटेशन के द्वारा सामाजिकरण सीख रहा है, फिर गेम के द्वारा सामाजिकरण, प्ले के द्वारा सामाजिकरण सीख रहा है, और गेम के द्वारा। तो इस हिसाब से उसका आप देखोगे जो उसका स्व था वह स्व धीरे धीरे उसके पहचान निर्माण की प्रक्रिया में पहुंच गया। तो जीएच मीड की ये थ्योरी थी, मैंने आपको शब्दावली बताई कि आई क्या है। आई एक ऐसा पक्ष है जो असामाजिकृत है, मी एक ऐसा पक्ष है जिसका सामाजिकरण हो चुका है। आई और मी में परिवर्तन कैसे होता है, सबसे पहले बच्चा अपनी माँ के संपर्क में आता है, जब अपने परिवार के संपर्क में आता है तो हम उसको क्या, इसको मैं एक फ्लो चार्ट में बता दे रहा हूँ तो आपको और भी आसान हो जाएगा समझने में। सबसे पहले खाली पेज देखते हैं, खाली पेज इस पीडीएफ में मैंने लगाया ही नहीं, चलिए ये जगह मिल गई, ठीक है। तो जीएच मीड की जो पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में वो स्व के विकास की प्रक्रिया बता रहे हैं। स्व यानी सेल्फ, हमने बताया सेल्फ, और हमने ये भी बताया कि सेल्फ के दो पक्ष हैं, एक आपका आई है और एक मी है। आई कैसा पक्ष है, जो असामाजिकृत है। मी कैसा है, जो समाज के मूल प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि को सीख गया है। कहते हैं यह मी है, जो मी दो लोगों के संपर्क में आता है, एक तो सामान्यकृत अन्न के संपर्क में आता है, सामान्यकृत अन्न के संपर्क में आता है, और दूसरा विशिष्टीकृत अन्न के संपर्क में आता है। किसके, विशिष्टीकृत अन्न के संपर्क। तो जो विशिष्टीकृत अन्न है यह तो उसके खुद घर के लोग हैं। सबसे पहले वो विशिष्टीकृत अपने माँ के संपर्क में आता है, यानी इमिटेशन की अवस्था। और इमिटेशन की अवस्था के बाद वो क्या है कि जब विशिष्टीकृत के संपर्क में आता है तो समाज की भूमिकाओं को सीखने लगता है। यानी आई से मी में जो परिवर्तन की अवस्था है यही सामाजिकरण की अवस्था है। और जीएच मीड ने अपनी पूरी थ्योरी में आई और मी जैसे सिद्धांतों का प्रयोग किया है। उन्होंने कभी सामान्यकृत अन्न शब्दावली का प्रयोग किया, रोल टेकिंग का किया, ठीक है, रेशल इन इमेजिनाइजेशन का किया, आई एंड मी, सेल्फ, ये सब शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया। तो अब हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्व से पहचान का विकास कैसा होता है। सबसे पहले हमारी जो बच्चों की अवस्था होती है 2 वर्ष तक की, उसमें इमिटेशन स्टेज होता है। इमिटेशन के बाद हम प्ले स्टेज पर आते हैं और प्ले स्टेज से खेल स्टेज पर। अब हम जीएच मीड के जो प्रश्न है, अभी तक जो प्रश्न आए हुए हैं, हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक समाज में स्व उसी प्रकार पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समूहों में। तो ये अभी जीएच मीड का ही है, आपको पता होगा। मीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, टाइम बहुत है, चारों विकल्प नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा आंसर बता दे रहे हैं। तो जीएच मीड के अनुसार कौन सा सही है, तो वो कहते हैं स्व आत्म सेल्फ को दूसरों के साथ वार्तालाप करने की अनुमति नहीं है। यानी वो तो सेल्फ इंटरेक्शन करता है, स्व सेल्फ, आई क्या है, वो तो एक विशुद्ध रूप से विशुद्ध एक सावयव है, उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, यानी समाज के पक्ष उसमें शामिल नहीं। सामान्यकृत अन्न और विशिष्टीकृत अन्न की अवधारणा किसकी है, तो आप समझ ही जाओगे ये अवधारणा किसकी है, जीएच मीड की। सरल अर्थ में चिंतन, अर्थ गर्भित भावभंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति स्व के लिए अंतरीकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप, ये सब आप समझ गए हैं। स्व आ गया, ये सब आ गया, अंतरीकृत, ठीक है, तो आप पकड़ लेंगे। आई और मी आ गया तो आप ये भी समझ जाएंगे आई और मी की बात किसने की है, ठीक है। प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म की भी बात हमारे जीएच मीड करते हैं, ठीक है। सामान्यकृत अन्न और विशिष्टीकृत अन्न की बात किसने की है, तो ये आपको पता है जीएच मीड ने की है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि मीड के अनुसार सामान्यकृत अन्न और विशिष्टीकृत अन्न रचयिता है। आई से मी में जो परिवर्तन की अवस्था है उसमें जनरलाइज्ड अदर और आपके स्पेसिफिक अदर की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी मी को ये रचयिता है, मी को बनाने वाले। सामान्यकृत जो जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा किसकी है,
तो आपको पता है जीएच मीड की है। जनरलाइज्ड अदर जीएच मीड की है। माइंड एंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? जीएच मीड है। मीड की कृति में संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति और किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को निम्न में से क्या पद कहा जाएगा? तो इसको हम कहेंगे सामान्यीकृत अन, क्योंकि ये समुदाय के, हमारे परिवार के लोग नहीं है। परिवार के लोग होते तो विशिष्टीकृत हो जाते। समाज, समुदाय, मित्र मंडली को इन्होंने सामान्यीकृत अन्न में रखा है। मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्न और महत्वपूर्ण अन्न किसके सर्जक है? मुझे के सर्जक है। ठीक, आगे सामान्यीकृत अन्न किसकी अवधारणा है? आप कर लेंगे, ये भी आप कर लेंगे। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है दो। ठीक है, सामान्यीकृत अन्न, विशिष्टीकृत अन्न। जीएच मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा है? सोशल साइकोलॉजी। ये आपको याद रखना है। जीएच मीड की जो सोशोलॉजी है इसको सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आत्मा का सिद्धांत किसका है? जीएच मीड का है। ये थोड़ा सा कथन है, इसको आपको याद रखने का प्रयास करना है कि अंतःक्रिया के पार मौलिक परिस्थितियों, पारिस्थितिकी संरचनाओं को किसने कहा है? ये जीएच मीड ने कहा है। स्व और समाज जुड़वा है। स्व और समाज जुड़वा है जीएच मीड, क्योंकि यह व्यक्ति पर बहुत ज्यादा बल देते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं। समाज शास्त्र में भूमिका निर्वहन की अवधारणा किसने दी है? जीएच मीड ने दी है। समाज शास्त्र में भूमिका निर्वहन की अवधारणा। स्वयं का सार, स्वयं का सार क्या है? ये आपका मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है, ये आपका भूमिका ग्रहण होता है। ठीक, सामान्यीकृत अवधारणा किसकी है? ये आपकी जीएच मीड की अवधारणा है। ठीक है, आत्मा के विकास में मैं और मुझे की अवधारणा किसकी है? ये सब वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे इनके, क्योंकि थ्योरी हम लोगों ने इतनी पढ़ ली है, तो ये क्वेश्चन तो आसान लगेंगे ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब फॉर्म आने वाले ही हैं आपके। ठीक है, एग्जाम डेट तो आ ही गई है, तो हमारा बैच चल रहा है शाम को यूजीसी नेट का। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन बैच से, तो आप इस नंबर पर संपर्क करें 7905663628 पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, इरविन गॉफमैन या जो भी हमारा नेक्स्ट सिद्धांतकार होगा उसके साथ। ठीक है,